Put the heading solution of linear equations by determinant. आज determinant से करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे. उसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, इसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल. ये हमने 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस ले ली. a2x, b2y, c2z, a3x, b3y, c3z. एक मिनट, कुछ मैंने शायद हाँ कोर वाले बैच में मैंने ये डिस्कस किया था. सुनो, एक स्टूडेंट ने क्या किया, वो जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, कोर का बच्चा. मुझे नहीं पता उसने क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स मेथड क्यों नहीं पढ़ा. कोर में क्रैमर्स रूल होता नहीं, मैट्रिक्स मेथड होता है. तो उसने इसमें मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं किया. सोनाक्ष, इसमें उसने कैसे किया, यहां से जेड की वैल्यू निकाली, d3 माइनस दिस दिस, ये डिजिट्स है ना सारी, a3 b3 c3 d, ये डिजिट्स है सारी. यहां से z की वैल्यू निकाल के इन दोनों में भर दी. फिर ये दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो गए, दो, x और y. फिर वो क्लास 10th में का मेथड से उसने एलिमिनेशन लगा के x और y निकाल लिया. फिर x और y को यहां भरकर उसने z निकाल लिया और उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया. बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ था वहां पे, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. कोर में क्रैमर्स रूल नहीं होता. 0 मिला, क्योंकि लिखा तो है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यूज मत करना. क्रैमर्स रूल लिखा आया तो क्रैमर्स रूल से करना. मैट्रिक्स मेथड लिखा आया तो 4.4 मैट्रिक्स मेथड से करना. और यदि कुछ नहीं भी लिखा आया, प्लीज 10th से मत करना. फिर आइदर क्रैमर्स रूल लगा देना या सब्स्टिट्यूशन से मत करना, पंगा मत लेना. ठीक है. अब यदि ये तीनों डिजिट 0 हो जाएं, यदि ये सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं, ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं होमोजीनियस. ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस सिस्टम, इसको कह रही हूं सिस्टम. और होमोजीनियस हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में D1 तीनों के तीनों 0 नहीं होने के. मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, वो नहीं है होमोजीनियस. तो हमारे सिलेबस में नॉन होमोजीनियस है. अदरवाइज यदि तीनों के तीनों 0 नहीं है, एक आधा 0 है या कोई भी 0 नहीं है, तो उसको कैसा सिस्टम कहते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम. और ये हमारे सिलेबस में होमोजीनियस नहीं है. नॉट इन द सिलेबस. अब क्या सीखना है, ये कॉपी कर लो. अब क्या सीखना है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. होमोजीनियस हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉन होमोजीनियस हमारे सिलेबस में है. नाउ पुट द हेडिंग क्रैमर्स रूल से एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं. क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल डिपेंड करता है 4 डिटर्मिनेंट्स पर. डी, D1, डिटर्मिनेंट्स के ये नेम है, सुनिए. डी कैसे बनाओगे, सारे कॉफिशिएंट्स उठा लेना. पहली रो में A1 B1 C1, दूसरी रो में A2 B2 C2, तीसरी रो में A3 B3 C3. इसे सॉल्व करके एक्सपेंड करके जो आंसर आएगा वो D1 की वैल्यू होगी. डी सॉरी मैंने बोला D1 की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी. D1 में पहला कॉलम इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना, पहला कॉलम. बाकी दो कॉलम अनटच्ड, बाकी दो कॉलम अनटच्ड. अब D2 बताना सिमेट्री से. सेकंड कॉलम की जगह तीनों कांस्टेंट.
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम पुराने वाले। D3 कैसे बनेगा? थर्ड कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, और ये सारी चीजें यहां से उठा के यहां भर देंगे। एक्सपेंड करना हमें आता ही है। अब बनेंगे केसेस। याद है क्लास 10th में केसेस बनते थे? इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन, और एक इनफाइनाइट। तो अब बनेंगे केसेस। अभी लिख रही हूँ केसेस, ये चारों डिटर्मिनेंट लिखो। केसेस लिखती हूँ, लेफ्ट बोर्ड रब करूंगी मैं केसेस लिखने के लिए, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। अब सीखेंगे केसेस। आई होप लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ क्या? रक्षित लेफ्ट वाला लिख लिए चारों डिटर्मिनेंट। अब बनाते हैं केसेस। देखो, रब नहीं कर रही हूं, जब समझा रही हूं तो पहले समझ लो। एक्स, जो पहला वेरिएबल एक्स है, इसकी वैल्यू D1/D होती है, वाई की वैल्यू भी DT/D होती है। यानी केस वन केवल कब लग पाएगा? जब D 0 ना हो। मान लो इसे एक्सपेंड करा, इसका आंसर ही 0 आ गया, तो केस वन तो फेल है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, XYZ तीनों नॉट डिफाइंड। तो यदि D 0 है तो केस वन नहीं लग पाएगा। केस वन केवल कब लग सकता है? जब D 0 ना हो। और सिस्टम को कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। एंड सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वैल्यू वाई की आएगी, एक वैल्यू जेड की आएगी। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही केस पूछा जाता है। D 0 आता नहीं और बच्चा चारों डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके फटाफट एक्स निकालता है, लेकिन बहुत लोगों को पांच में से दो, आधा, ढाई, क्योंकि कोई ना कोई डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने में गलत हो जाता है। जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड, और मान लो डी ही एक्सपेंड करने में गलत हो गया, तीनों का आंसर गलत हो गया। फिर D1 D2 D3 का आधा 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 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या है क्रैमर्स रूल में? डिटर्मिनेंट को बड़ी सावधानी से एक्सपेंड करें। प्लस माइनस का जो वो को फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ना हो जाए, तभी क्रैमर्स रूल में 5 आउट ऑफ 5 आ पाएंगे। ठीक है, अभी कर लेना कॉपी, पहले लिख लो, वो पहले सुन लो। केस 2, न्यू ML अग्रवाल पेज नंबर 146। न्यू ML अग्रवाल पेज नंबर 146, ओल्ड ML अग्रवाल का पेज नहीं पता है मुझे। यदि D 0 हो जाए, ओके, एटलीस्ट, इसकी हिंदी बताना, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। इस लाइन की हिंदी बताना। एटलीस्ट एक नॉन जीरो है। मान लो ये नॉन जीरो है, ये दो जीरो हो जाए, दो नॉन जीरो हो जाए, एक जीरो हो जाए, कम से कम एक नॉन जीरो है। एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। एक नॉन जीरो या दो नॉन जीरो या तीनों नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन लिखाना, सॉल्व नहीं करना। क्या लिखाना? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का क्या नाम था 10th में? इनकंसिस्टेंट बोलते थे आप। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, कांट बी सॉल्व्ड, एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। अब केस 3 में आएंगे इनफाइनाइट,
और एमएल अग्रवाल ने इनफाइनाइट के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने इनफाइनाइट के क्वेश्चन ही नहीं दे रखे हैं, ना बोर्ड्स में कभी आए, तो हम उन्हें एक्स्ट्रा में कर लेंगे, कर लेंगे। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इनफाइनाइट का एग्जाम में आएगा नहीं है। अब इन्होंने तो होमोजीनियस भी पढ़ाया है, वो डिलीटेड है, बट मैं उसको डिलीटेड नहीं कह सकती ना, इनफाइनाइट वाले डिलीटेड है तो इन्हीं केस पे निर्भर ना। चलिए केस 3 पढ़ते हैं। यदि चारों के चारों डिटर्मिनेंट जीरो आ गए, कब बनेगा केस 3? चारों के चारों आंसर जीरो आ जाएं। अभी सुनो, इसमें भी पंगा, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, और इसका आज तक बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, देखो, यदि कंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक नहीं होगा, यूनिक का तो हो गया इनफाइनाइट। देखो बेटे, कंसिस्टेंट में 10th में दोनों चीजें आती हैं, यदि एक सॉल्यूशन है या अनेक सॉल्यूशन, अनेक मतलब इनफाइनाइट, दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट कब होता था सिस्टम? नो सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यदि कंसिस्टेंट है तो यूनिक नहीं होने के कितने होंगे? इनफाइनाइट। और यदि कंसिस्टेंट नहीं है तो अंडरस्टूड है, नो सॉल्यूशन। अब ये मे और मे नॉट, ये मैं क्वेश्चन से समझा पाऊंगी। पहले दो केस पे ही आए हैं अभी तक क्वेश्चन। सुनाओ पहला केस, डी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जीरो हो जाए कोई बात नहीं, मान लो डी आया 5 और इनमें से ये जीरो हो गया, तो वाई 0/5, वाई जीरो हो जाए। डी जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू D1/D लर्न करनी है, वाई की वैल्यू D2/D, जेड की वैल्यू। अब डी जीरो है, डी दोनों केस में जीरो है, तो पहला केस तो फेल, डी जीरो होते ही कोई फॉर्मूला नहीं लगने का। फिर हम चेक करेंगे D1 D2 D3, इन तीनों में से यदि एक भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है, या तीनों नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो है या दो नॉन जीरो है या तीनों एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन वहीं ड्रॉप कर देंगे जी, नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और, ये जी एक मिनट सुनो, ये जीरो आ गया, इसका आंसर 5 आ गया, ये दोनों निकालने की क्यों जरूरत है? सोचो, ये जीरो आ गया, कम से कम एक भी नॉन जीरो आ गया और डी जीरो है, तो नो सॉल्यूशन में D2 D3 क्यों निकालूंगी? क्योंकि लास्ट वाला केस तो कब चलेगा? सारे जीरो होंगे ना। अभी क्वेश्चंस करके समझ आ जाए, बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा समझ, क्वेश्चंस करके समझ आए। कॉपी डाउन ऑल द 3 केसेस। क्वेश्चन के बिना समझाना टीडियस जॉब, क्वेश्चंस करते हैं एकदम क्लियरिटी आई। इन्हें केसेस को यहाँ प्रिंट करो, कॉपी भी करो, दिमाग में प्रिंट करो। बेटे अभी क्वेश्चंस में डिस्कशन कर लेना, पक्का समझ आ जाएगा, मैं कह तो रही हूँ। रब होने से पहले कॉपी कर लो चारों केस, तीनों केस सॉरी।
इनमें से एक भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है या तीनों नॉन जीरो है तो इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चंस मैं कह तो रही हूँ, एक बार क्वेश्चंस पे आने तो दो। अब आपको लग रहा होगा टू वेरिएबल तो सिखाया नहीं, थ्री वेरिएबल सिखाया केवल। चलो सिमिलैरिटी बनाते हैं। यदि टू वेरिएबल है तो कितने डी बनेंगे बताओ? तीन। एक डी, एक डी1, एक डी2। मतलब टू वेरिएबल के बाद थ्री वेरिएबल पढ़ाना पड़ता है, थ्री वेरिएबल के बाद टू वेरिएबल नहीं पढ़ाना पड़ने का। तुम अपने आप कर पाओगे। डी बोलना, सारे कॉफिशिएंट्स डी1 बनाओ। पहला कॉलम 10 4 से रिप्लेस, दूसरा एज इट इज, दूसरा कॉलम 10 4 से रिप्लेस, पहला एज इट इज। ठीक है। अब यदि डी जीरो नहीं आया, बताओ डी जीरो नहीं आया तो एक्स की वैल्यू D1/D, वाई की वैल्यू D2/D, जेड तो है ही नहीं। ये बताओ, यदि डी जीरो आ गया और इन दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन। तीनों जीरो आ गए तो मे और मे नॉट। तो तीन वेरिएबल पढ़ने के बाद दो वेरिएबल नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है। और टू वेरिएबल वाले तो वैसे भी आसान, वैसे भी आसान। और ये जरूर कहना एग्जामिनर को ऐसे, ये जरूर कहना कि डी जीरो नहीं आया। जैसे वहां क्या कह रहे थे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां एग्जामिनर को बताओ डी जीरो नहीं आया, डी जीरो नहीं आया तो क्या लिखूं यहां पे? डी जीरो नहीं आया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऑनलाइन वाले शायद ये पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बहुत छोटा लिख दिया। मैंने लिखा है क्योंकि डी जीरो नहीं आया इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसलिए अब हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। यदि डी जीरो आ जाता तो फिर कोई और केस लगता। करो। टू वेरिएबल वाला बहुत जल्दी होता है, थ्री वेरिएबल में क्यों क्या आफत आएगी? चार चार डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने पड़ेंगे, पूरी मेहनत। टू वाले तो बहुत ही आसान। 10 6 60, 4 3 12, 2 4 8 -10। देयरफॉर अब कुछ नहीं बताना, बता चुके यूनिक सॉल्यूशन है, बता चुके। 48/9 वाई। फॉर्मूला भी लिखिएगा प्लीज, फॉर्मूला। टू वेरिएबल वाले बहुत आसान पढ़ते हैं। मैं पार्ट टू के लिए इधर वाला बोर्ड रब करूंगी, मैं अभी केसेस रब नहीं करना चाह रही हूँ। पार्ट टू थोड़ा सा मुश्किल क्यों लग रहा है देखने में? क्योंकि उसमें डिजिट्स की जगह अलजेब्रा है, डिजिट्स की जगह अलजेब्रा है। ऑनलाइन वाले बताएं, एग्जाम्पल 1 पार्ट 1 बिल्कुल क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। मैं सबका वेट कर रही हूँ, जो खाली बैठे हैं वो पार्ट 2 शुरू करें। पार्ट 2, a+b(x), अरे a माइनस बी के बाहर माइनस भी है। कॉफिशिएंट ध्यान से उठा लेना और कांस्टेंट को आरएचएस में शिफ्ट कर देना यदि
किसी क्वेश्चन के एलएचएस में है, हमने जो जनरल लिखा है उसमें आरएचएस में है हमारे कांस्टेंट्स। चलो डी तय करेगा कौन सा केस लगेगा। कोफिशिएंट्स, ये माइनस लगा देना ध्यान से। एक्सपेंड दिस इनटू दिस। अब देखो जरा ध्यान से, एक माइनस मेरा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस यहां है, तो क्या बन गया? प्लस दिस इंटू दिस। खोलो सावधानी से, क्या आया? टू ए बी कटेगा, ये जीरो नहीं आया। देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं D1 में मुझे एक बात बतानी है, फिर D2 आप निकालिएगा। पहला कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय, मैं इसको फैक्टर करके लिख रही हूं, अभी बता रही हूं क्यों लिख रही हूं फैक्टर करके। सेकंड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज। ऑनलाइन वाले बस एक बात सुन लीजिए प्लीज, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस, फैक्टर क्यों करे अभी बता रही हूं। सेकंड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज। अब आन्या सुन ले, अब ब्रैकेट खोल के तो हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत देखना। दिस इंटू दिस आसान है, कोई नहीं, बट दिस इंटू दिस, तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने, टाइम लगेगा। करेक्ट है, वो बच्चे भी करेक्ट है जिन्हें जो मैं कर रही हूँ वो क्लिक ना हो। मैट्रिक्स में कॉमन लेने का क्या तरीका था? चार के चार एलिमेंट में से एक सिंगल डिजिट कॉमन आएगी। डिटर्मिनेंट में कैसे कॉमन लेते थे? हर रो में से अलग ले सकते हैं, हर कॉलम में से अलग ले सकते हैं। मुझे सेकंड रो में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, बताओ क्या बचा? कुछ लोग तो सेकंड रो के सामने लिखते हैं, अरे ये डिजिट है पूरी, तो इसे कहीं भी लिख, मतलब यहां कोई लिखोगे फिर तो 1 अपॉन समथिंग लगेगा। बताओ क्या क्या बचा? फर्स्ट रो को तो हमने टच नहीं किया, सेकंड रो में क्या बचा? अब बताना। अब एक्सटेंशन आसान हो गया, तो यदि क्लिक हो जाए, हर रो में से अलग अलग कॉमन, हर कॉलम में से भी ले सकती थी कॉमन, वो तो आ नहीं रहा। ठीक है, यदि तीन कॉलम है और तीन, दो कॉलम में से कॉमन आ रहा, दो में से ले लो, दो चीज। हाँ कॉमन, हाँ मान लो ऐसा है, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ रहा, सेकंड रो में से 3 कॉमन आ रहा, कोई बात नहीं, फर्स्ट रो में से 2 लो। मैट्रिसेस में नहीं हो सकता ऐसा, मैट्रिसेस में 2 कॉमन आएगा तो 9 के 9, चार के चार एलिमेंट में से 2 ही कॉमन आएगा। तो यदि ये प्रॉपर्टी क्लिक हो गई तो तुम्हारा एक्सपेंशन थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अब D2 आप करेंगे, D1 मैंने कर दिया। बिग ब्रैकेट, दिस इंटू दिस, माइनस और एक माइनस ये, 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। D2 आप लोग करेंगे 4ab 2a² 2b² माइनस 4ab, 4ab भी कट गया और D1 का आंसर आया a प्लस बी, 2 कॉमन, a² प्लस b², ये D1 का आंसर आया। अच्छा एक, ओके 2 कॉमन बेकार ही लिया, 2 कॉमन बेकार ही लिया, बताना क्या एक और फायदा हुआ। हेलो, अभी अगेन स्टॉप राइटिंग। कॉमन लेने का एक और फायदा हुआ, D1 मेरा किस में आ गया? फैक्टर्स में। तो जब मैं D1 अपॉन डी करूंगी, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट साफ हो जाएगा। मान लो मेरा कॉमन लेना क्लिक नहीं हुआ, मैंने सब खोल दिया और क्यूबिक क्यूबिक बन गई, ए में क्यूबिक बनेगी, फिर उस क्यूबिक के क्या करने पड़ेंगे? यदि मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और क्यूबिक बन गई, ए क्यूब और बी क्यूब में क्यूबिक, फिर उस क्यूबिक के क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो कटिंग होगी। तो इसका मतलब कॉमन लेने वाला स्टेप तो बहुत जरूरी हो गया, वरना फैक्टर्स करो क्यूबिक के। अब मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूं, आप पहले D1 कीजिए आराम से, फिर D2 खुद कीजिए और फिर एक्स और वाई निकालिए। सिस्टम इज कंसिस्टेंट रह गया लिखना, कोई बात नहीं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। करो शुरू, मैं दोबारा बताऊं D1, रक्षित D1 दोबारा बताऊं। ये मैट्रिक्स है, बार्स, बार्स डिटर्मिनेंट, चैप्टर 4, वो चैप्टर 3 था।
तो ये है 2k माइनस थर्ड माइनस इंटू दैट -2 नहीं आएगा ये? एक माइनस मेरा फॉर्मूले का भी तो होता है, माइनस दिस इंटू दिस, तो वो माइनस और ये माइनस, अच्छा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ठीक है। एक माइनस फॉर्मूले का होता है, वो तो यहां भी हुआ था। हाँ, जिसका D1 हो जाए वो D2 पे आ जाओ, फिर फॉर्मूला लिखो, x की वैल्यू D1/D, फैक्टर से फैक्टर कट करो, आंसर शीट से आंसर मैच करो। पार्ट 2 दी एंड तक पहुंचिए। अभी रक्षित, अभी जरा ये इसको छोड़कर मुझे ये बताओ, लास्ट ईयर एक दो सबने नहीं, एक दो बच्चों ने कहा एग्जाम्पल 2 डिलीटेड है, वो कहाँ पजल हो गए होंगे सोचना। वो कहा, उन्होंने क्या देखा फटाफट, इधर 0 0 0, ये तो होमोजीनियस है, ये तो डिलीटेड है, क्या नहीं देखा, इधर है कांस्टेंट, इधर भेजने थे, उन्हें ये 5 5 8 नजर नहीं आया, बस 0 0 देख के कह दिया कि ये तो होमोजीनियस है, डिलीटेड है। तो आप लोग प्लीज, वैसे मुझे पता है नहीं करोगे ये बेवकूफी, आप लोग ये बेवकूफी मत कर देना। अब 3 ऑर्डर का आ गया, करिए अपनी स्पीड से। डी का एक्सपेंशन बता दो जिससे मैं वो लाइन लिख सकूं, इसकी वैल्यू बता दो बस, जिससे मैं वो लाइन लिख सकूं। कौन सी लाइन? सिस्टम इज कंसिस्टेंट D एंड हैज goes to 91. तो फिर 6x प्लस 5 प्लस वाई है यहाँ पे, दोबारा बोलना। ऑनलाइन किसी ने आंसर बोला इसका? D goes to 91. 91, क्योंकि ये 0 नहीं है, इसलिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आप D1, अब मेरे ख्याल से यूनिक का तो आपको आ गया, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बट 3 वेरिएबल का पहला है, तो जिन लोगों की स्पीड तेज है वो लोग एग्जाम्पल 3 कर लो, और क्या ही कह सकती हूँ, या रिलैक्स कर लो। तो इसका मतलब केस 2 और केस 3 के क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे, केस 2 और केस 3 का नंबर कल आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल 3 भी यूनिक का है, पहले तीनों हमें यूनिक के मिल गए। आज के एब्सेंटीज में यदि आपका कोई फ्रेंड है तो प्लीज कह देना बिना पढ़े कल ना आए। केस 2 केस 3 सीधा कैसे समझाऊंगी यदि क्रैमर्स रूल की ABCD नहीं आती होगी। एग्जाम्पल 3 तक ही हो पाएंगे जहां तक आज हो पाएंगे।
आज के होमवर्क में आप अपना पेंडिंग काम कंप्लीट कर लो बस। जिनका होमवर्क बिल्कुल अप टू डेट है वो क्या शुरू कर दें सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट शुरू कर दीजिए, कुछ लोगों का होमवर्क बिल्कुल अप टू डेट होगा। सब लोग नहीं होमवर्क छोड़ते। थ्री, सोनाक्षी और रक्षित, थ्री बस शुरू करा दूं? फिर टू और थ्री सब लोग सेल्फ करेंगे। एक मिनट सुनो, देखो थ्री में पॉलिनोमियल है, बच्चा पजल हो जाता है पॉलिनोमियल देख के। नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट लगाओ। F10 का क्या मतलब हुआ? F10 का क्या मतलब हुआ? एक्स को यदि वन भरेंगे तो आंसर जीरो आएगा। F2 = -2 का क्या मतलब हुआ? एक्स को यदि टू भरेंगे तो आंसर -2 आएगा। F3 = -6 का क्या मीनिंग हुआ? एक्स को यदि थ्री भरेंगे तो आंसर -6 आएगा। तो बस क्या फर्क हुआ, जहां हम एक्स लिखते थे अब वेरिएबल एक्स वाई जेड की प्लेस पर वेरिएबल ए बी सी है, बात तो वही रहेगी। स्मॉल ए की वैल्यू D1/D। एग्जाम्पल 1 में ए बी कॉन्स्टेंट थे, यहाँ ए बी वेरिएबल है। पहचान जाओगे कब ए बी वेरिएबल होंगे, कब ए बी कॉन्स्टेंट होंगे। तो स्मॉल ए की वैल्यू D1/D, स्मॉल बी की वैल्यू D2/D, और ये भी यूनिक का ही है। एग्जाम्पल 3 भी यूनिक का ही है। अब नाउ विद योर स्पीड, अपनी स्पीड से करो, लेकिन कोशिश करो जरा 6:30 तक तीनों हो जाए। 6:30 तक तीनों हो जाए। ऑनलाइन वाले जरा डी का आंसर बताना, थ्री के डी का। अच्छा, कोई नहीं पहुंचा क्या थ्री पे अभी? नो मैम। मैम एग्जाम्पल थर्ड के डी का हाँ बेटा, बुक में -2। से मैं देख, -2। मेरा बुक में से देखने का मन नहीं है, मैं चाह रही हूँ आप अपनी कैलकुलेशन मुझे बताएं। देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑनेस्टी से बताओ, केस 1 हमारा स्ट्रांग हो गया 3 एग्जाम्पल करके। 3 नहीं, रादर हमने 4 करे, 1 में 2 पार्ट थे, है ना। यूनिक का केस याद हो गया क्या? यदि डी जीरो ना हो तो यूनिक होता है। और एक्स की वैल्यू D1/D, दो वेरिएबल है, दो की निकाल दो, तीन वेरिएबल है, तीन की निकाल दो। करो पूरा, एग्जाम्पल 2 और 3 पूरा करो। मैं कल एग्जाम्पल 4 से शुरू करूंगी, 2 और 3 बीच में मत छोड़ो। अभी है तो टाइम, कर थोड़ा सा तो कर ले, थोड़ा सा तो कर ले बेटा। कुछ लोग 3 के एंड पे हैं तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मोटिवेशन लो दूसरे लोगों से, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो। टोटल 8 एग्जाम्पल है, आज हमने थ्योरी करी, कल हो जाएगा क्रैमर्स रूल फिनिश। बेटा 2 दिन क्रैमर्स रूल में लगे, 2 दिन मैट्रिक्स मेथड में लग जाएंगे। वो तो अगस्त में है ना, तब तक तो हमारे, हाँ जुलाई में, तब तक तो हमारे हो जाएंगे।
किसको, इशिका 2 पे या 3 पे बेटा?